Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. गॉड एग्जिस्ट पे बात कर रहे हैं। क्या डज गॉड एग्जिस्ट, ये ट्रूथ यानी गॉड है या नहीं है, इसमें से दोनों ट्रूथ क्या है। अब फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो। फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है। कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। पूरे ऑल पावरफुल हो, ओमनीपोटेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हो। ये है, इसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस। ये एक लॉजिकल फेलेसी है। आपने जो है मिसाल दी ड्राइविंग की और ट्रैफिक की, ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है। आप सब्जेक्टिव मोरालिटी को मिसाल बनाकर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर नहीं थोप सकते। इंसाफ की ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है। जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है, लेकिन हम फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, वो मेटाफिजिकल रियलिटी। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो इविल है, तो ये खुदा एक्चुअली इविल के साइड पे लग रहा है मुझे। देर से कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट आपको बता रहा था, ये अकल से ही बता रहा था। हजरत, आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं? क्योंकि दो ही ऑप्शन हो सकता है। कि ये जो है, जब आप ये कहते हैं कि कायनात इसकी कंटीन्यूटी, सोचिए, अगर हर चीज का सबब होता है तो सबब का भी सबब होगा और फिर उसका भी, तो ये सिलसिला रुकता कहाँ है? बस यहीं से पिछले दिनों एक बड़ी बहस शुरू हुई। बहस खुदा पर कम सोचने के तरीके पर ज्यादा थी। किसी ने कहा जो ऑब्जेक्टिव है वो वही सच है। तो सवाल उठा, क्या इंसान का एक्सपीरियंस, उसकी फीलिंग, उसकी कॉन्शियसनेस सिर्फ इसलिए कम हकीकत हो जाती है क्योंकि वो सब्जेक्टिव है? बात और आगे बढ़ी। फेथ और बिलीव को एक समझ लिया गया। कंटिंजेंट बीइंग और नेसेसरी बीइंग, इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस जैसे एक फिलोसॉफिकल मजे जिसमें घुसते ही रास्ता और उलझता जाता है। अगर हम खुद कंटिंजेंट हैं तो हम किस पर डिपेंड करते हैं? और अगर कोई नेसेसरी बीइंग है तो क्या उसे ऑब्जेक्टिव प्रूफ चाहिए या वो प्रूफ से पहले का कॉन्सेप्ट है? इस एपिसोड में हम न प्रीच कर रहे हैं न प्रोवोक। ये एक इंटेलेक्चुअल जॉय राइड है जहां हम बहस से पहले लफ्जों को अनपैक करते हैं ताकि बहस बेहतर हो सके। ये पॉडकास्ट खुदा के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, ये उस जगह पर खड़ा है जहां सोच पैदा होती है। तो आइए आज जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए सुने। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ वेलकम एवरीवन इन टुडेस पॉडकास्ट। आई एम योर फ्रेंड डॉक्टर अकील सैयद, यू नो मी एज सूफी श्री। तो आज मेरे साथ में है बहुत ही मशहूर पॉडकास्टर, मशहूर मारूफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जनाब अली अताउर रहमान साहब। आज हम लोगों ने रोल स्विच किया है। आज मैं सवाल पूछूंगा, रहमान साहब जो है दिल की रोशनी से आप सबको नवाजेंगे, कोशिश करेंगे। तो आज हमने जो है बहुत ही मशहूर डिबेट के बारे में बात करना का टॉपिक चुना है। और पिछले दिनों ललन डॉप पर एक डिबेट सजाई गई थी। मशहूर मारूफ शायर और गीतकार जनाब आला जावेद अख्तर साहब ने शमाइल नदवी, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के साथ में डिबेट किया था कि डज गॉड एग्जिस्ट नाम का टॉपिक था। तो भला कि जो है ललन टॉप से ललन गायब हो चुका है, अब टॉप रह गया है। इस पर हम लोग कभी बात करेंगे आखिर ललन टॉप से ललन क्यों गया। तो आज तो हम लोग इस टॉपिक इसी के बाद गया तो ये भी बात करने का एक मौजू बन रहा है अच्छा खासा। तो जनाब अली अताउर रहमान साहब हमें अपनी इल्म की रोशनी से, अपने तजुर्बात की रोशनी से नवाजेंगे कि आखिरकार उस डिबेट का क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, व्हाट वाज द आउटकम, वो क्यों हुई डिबेट। हाँ, इसमें जो इस खबर पर हम लोग बात ना करें, रहने दें। नहीं, इसमें जो खबर है, अच्छा खबर है पास कि अच्छा मुफ्ती शमाइल साहब, इनकी कॉल थी और इनकी रिक्वेस्ट थी जावेद अख्तर साहब से। जावेद अख्तर साहब तैयार हो गए। तैयार होने के बाद फिर ये तय होने लगा कि मॉडरेटर कौन होगा। तो आपसी कंसेंसस से तय हुआ
कि ये जो ललन टॉप के एडिटर हैं, चीफ एडिटर हैं फॉर्मर सौरभ, हाँ थे उस वक्त, तो आज हम लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नहीं ये है। नहीं है, तो सौरभ द्विवेदी साहब बेहतर रहेंगे, और कई लोगों के उनके नाम आए, फिर ये तय हो गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में ये डिबेट तय हुई, और डिबेट बड़ी अच्छी रही, बड़ी पॉपुलर रही, और बड़ी लैंडमार्क टाइप की डिबेट थी। इसमें तो कोई दो राय नहीं सर। जी, तो इसमें ये हुआ कि अब देखिए जो तय होना था कि गॉड है या नहीं है, हाँ। तो ना मुफ्ती शुमैर साहब गॉड को दिखा पाए, और ना जावेद अख्तर साहब ये इनकार कर पाए कि गॉड तो हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। रहमान साहब यकीन मानिए, जब मैं देख रहा था ना, जी, अब मैं तो लाइव देख रहा था मेरे ख्याल से, और आप सफर में थे उस रोज, तो मैं बॉम्बे, हाँ मैं देख रहा था, और मुझे आपकी याद आ रही थी कि काश आप इस वक्त अवेलेबल होते कॉल लेने के लिए, तो मैं आपसे कहता कि आप भी देखिए, फिर मैं कुछ चीजें बताता। सन 2012 की एक डिबेट मुझे याद आती है, और जो मौजू था मेरे ख्याल से सेम था, और जावेद अख्तर साहब बात कर रहे हैं सदगुरु से, सदगुरु की वासुदेव से। जबरदस्त डिबेट थी सर वो भी। और वो जो जावेद अख्तर साहब के अंदर वो क्या मैं बोलूं, हम लोग की जो सेंट्रल यूपी की भाषा में वो जो तड़ होती ना सर, वो लैग कर रही थी इस बार, वो थी ही नहीं। वो जरी जरी बात में खो जा रहे थे, जैसे कि बार बार जो है उन्होंने वो एक वर्ड पकड़ लिया, क्या था सर वो, कॉन्टिंजेंसी। तो वो कॉन्टिंजेंसी, अब मुझे तो सर यकीन ही नहीं आता कि कॉन्टिंजेंसी ऐसा एक आम शब्द जावेद अख्तर साहब जैसे फिलोसोफर को नहीं, ना मतलब समझ में आए। वो उस कॉन्टेस्ट में नहीं समझ पा रहे थे हाँ। कि इस कॉन्टेस्ट में कंटिजेंसी क्या है। उन्होंने कहा भी कि आप इसको उर्दू में बताइए, हिंदी में बताइए, कंटिजेंसी क्या है, मतलब व्हाट यू वांट टू से। देखिए हम लोग जो है इस बार डिबेट करने नहीं बैठे हैं ना जी, तो मैं आपसे सामने अपनी बात रख दूं जी, मुझे प्लीज लिबर्टी दीजिए। प्लीज। मुझे तो ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर साहब की वेरियस डिबेट्स को देखते हुए, और बड़े गौर और फिक्र से मैंने उनकी डिबेट को देखी है, उसके बाद फिक्र भी की है डिबेट देखने के बाद, जी, खासतौर पे जग्गी साहब से, वासुदेव साहब से, सदगुरु साहब से, जो उनकी हुई। मैं बहुत इज्जत करता हूँ सदगुरु की। सदगुरु ने जो ancient Indian है ना फिलोसफीज पे जितना मेहनत की, जितना काम किया, मतलब बिल्कुल नो डाउट, मैं तो देख के आया हूँ ना उनका। हाँ, और आई एम वन ऑफ दी फॉर्चुनेट की जिन्होंने उनकी जो है एनआर इंजीनियरिंग और लीडरशिप प्रोग्राम अटेंड किया भाई। अच्छा, हाँ, रतन टाटा साहब और इंदिरा नूई साहिबा और बिल गेट्स साहब के बीच में बैठ के, और वो लाखों रुपए खर्च किए गए थे। तो नो डाउट उन्होंने क्या कमाल बजा रखा है। उस आदमी को जो है उन्होंने जो है, मतलब यूं तो कहना जायज़ नहीं होगा कि उन्होंने हरा दिया था, लेकिन हाँ वो सदगुरु जो है उनको पार भी नहीं पा रहे थे जी। और यहाँ पर जो है मैं देख रहा था कि शमाइल अदवी कट टू कट बड़े आराम से जो है उन्हें टेक ओवर करते। इसकी वजह ये भी बहुत बड़ी वजह है जी। कि मुफ्ती शमाइल साहब नए हैं और उन्होंने जावेद अख्तर साहब को बहुत अच्छा वॉच किया है। उनके सारी दलीलें वो जानते थे, सारी दलीलें पहले से जानते थे। जावेद अख्तर साहब उनकी कोई दलील नहीं जानते थे, वो बिल्कुल नए थे। और इस तरह की डिबेट एक्चुअली वो जैसे सदगुरु साहब से हुआ, श्री रविशंकर साहब के साथ भी साहब की डिबेट हुई है। इसमें एक धर्म वर्सेस एथिस्ट हुई थी, यहाँ पर थीस्ट और एथिस्ट के बीच हुई है, और थीस्ट भी जबरदस्त। तो यहाँ पर कोई अगर यहाँ पर और भी सर थीस्ट भी जबरदस्त। हाँ, नवाज शरीफ का नदवी और हाँ उसने दारुल देवबंद का थीस्ट जी रंग तो जमा दिया उसने। लेकिन आप ये देखें कि अगर वो भी मजहब लेके आते तो इतना ज्यादा दृढ़ता से उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि मजहब लाते तो स्क्रिप्चर्स लाते, स्क्रिप्चर्स का इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन होता, तो ये खुलासा नहीं। बीच बीच में नदवी साहब संभल गए, वो मजहब ले आ रहे थे कहते हुए कि मैं नहीं ला रहा हूँ। मजहब वो नहीं ला रहे थे, एक्चुअली जावेद अख्तर साहब मजहब ला रहे थे। He was dragging him? हाँ, he was dragging him. वो कोशिश कर रहे थे। Into that mode, yes. जी, लेकिन कंटिजेंसी का मतलब आपको समझ में आया इस कॉन्टेस्ट में? क्या है कंटिजेंसी? सर प्लीज रोल स्विच मत कीजिए, नहीं अब सब आप ही बताने जा रहे हैं। नहीं, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या समझाऊँ। आप बताइए क्या समझिए। मेरे हिसाब से जो मैं चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हाँ। मैंने जो स्टडीज की हैं तो हमने हमेशा देखा है अपनी स्टडीज में कंटिजेंसी एक्सपेंसेस
कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटीज और कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो होती है हाँ। जो हो भी सकती है और और नहीं भी हो सकती। हम्म। तो उसके लिए एक प्रोविजन कर सकते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज के लिए। तो ये होता है। यहाँ पर जो इन्होंने कंटिंजेंसी बोला वो ये था कि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस, डिपेंड्स ऑन समथिंग। एक्चुअली ये भी हमारी जो No, contingency है। in this context, actually contingency means मोहताज, हाँ, डिपेंडेंट। आप मोहताज हैं किसी भी चीज के, किसी भी फिनोमेना की, यदि तो आप हम भी मोहताज। पहले जो मैं जानता था वर्ड हाँ। उसमें भी वो मोहताज था कि जी। किसी इवेंट, किसी किसी event सिचुएशन, वो का। सिचुएशन हाँ। अराइज होगी या नहीं होगी। जी जी। तो ये था, डिपेंड करता है तो उस कोई भी शय अगर मोहताज है, हम्म। कॉन्टिंजेंट है, तो वो खुदा नहीं हो सकती। जी। तो लेकिन बात वो तो ठीक है, डिपेंडेंट तो नहीं है, लेकिन इंटरडिपेंडेंट तो है ना, साइकिलिंग तो है ना। आप कोई भी एक चीज उनका लीजिए। उनका जो सवाल है, सुनिए, कॉन्टिंजेंसी जो मैं समझ में आया कि कॉन्टिंजेंसी का जो सब्जेक्ट था कहाँ से अराइज हुआ, और वो लाके प्रूव जो करना चाह रहे थे जावेद अख्तर साहब, उन्हें साइंटिफिक टर्म में घेर रहे थे एक्चुअली, कि भाई अगर खुदा है तो आप इसको साइंटिफिकली प्रूव करो। तो अब आप इसको यूं समझें, मतलब विल यू प्लीज अलाउ मी ना, प्लीज प्लीज। हाँ। तो नहीं, आज सवाल मैं कर रहा हूँ ना, तो लेकिन मैं बीच बीच में स्टार्ट आपने किया है, वी आर डिबेटिंग। नहीं, मतलब वी आर नॉट, वी आर फ्रेंडली डिबेटिंग है। हाँ हाँ। तो हुजूर आला, बात इतनी सी है कि जो पूरी जो कायनात है ना, इसका जो एक्सपीरियंसेबल, इसका जो विजिबल जो हिस्सा है वो मात्र 2% है। 98% इज टोटल वैक्यूम। मतलब आप सोचिए कि हम लोग एक छोटे से जो है इस आपके चैम्बर में हम लोग ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। ये चैम्बर जो है इस एक बिल्डिंग का हिस्सा है सर जी। ये बिल्डिंग सिविल लाइंस नामक जगह पर स्थित है, और सिविल लाइंस पुराना नाम शहर का हमारे बहुत ही मशहूर मारूफ नाम है इलाहाबाद, और प्राचीन नाम प्रयागराज जो आजकल है। तो ये प्रयागराज का हिस्सा है। ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश के एक स्टेट में है। ये स्टेट भारतवर्ष में है। भारत प्लानट अर्थ पर है, और प्लानट अर्थ आप देखिए, ये है ना, किसी वैज्ञानिक ने और अंतरिक्ष यात्री ने उसको बोला है कि पेल ब्लू डॉट, यानी जो ये पेल ब्लू डॉट है हमारा अर्थ, और इस अर्थ में बैठ के लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं। और ये अर्थ है इस मिल्की वे का हिस्सा, और इस जैसी अनगिनत हजारों करोड़ों है ना मिल्की वेज है, गैलेक्सीज है, और कितनी बड़ी कायनात है। और ये सब कुछ जो विजिबल है, इट इज जस्ट 2%, करेक्ट। इसको आप 2% विजिबल है या 2% फिजिकल? फिजिकल, राइट, फिजिकल, विजिबल, एक्सपीरियंसेबल। 98% इज टोटल वैक्यूम। यू कांट एक्सपीरियंस इट। मतलब वैक्यूम का मतलब आप कह रहे हैं कि अर्थ से मून के बीच में जो है वैक्यूम है। हाँ, शून्य वैक्यूम है, शून्य है, एनर्जी है, पूरी मैग्नेटिक फील्ड से जब पूरा, यस सर, तो फिर वैक्यूम कहाँ हुआ? इट इज एनर्जी। इट्स ऑल एनर्जी। वैक्यूम इज कंटेनिंग एनर्जी, दैट इज कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी, इसीलिए उसको वैक्यूम कहते हैं। That vacuum is the ZPE, zero point energy, and that ZPE is the smallest packet of energy, which you cannot feel, which you cannot measure with the through an apparatus. And that energy ZPE is there in the ZPF. ZPF means zero point बहुत field. सारी चीजें ऐसी होंगी जो नहीं जानते Yes. हम लोग। तो अगर क्रिएशन है, हम लोग कल बात कर रहे थे जी। यूं ही आपस में, तो आपने कहा कि अगर मुझे बताना होगा तो मैं इस तरह बताऊंगा, तो मुझे आपकी बात याद आ रही है। बहुत आसान लफ्जों में आपने समझाया था कि अगर इतनी बड़ी क्रिएशन है तो क्रिएटर भी होगा। तो शबाइल लदवी साहब जो बार बार जो कॉन्टिंजेंट बीइंग की बात कर रहे थे कि कॉन्टिंजेंट बीइंग मतलब कि लेकिन कंटिंजेंट बीइंग से मेरे ख्याल से ये प्रूव नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कंटिंजेंट बीइंग वो बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट, और ये जो उन्होंने एक और वर्ड का इस्तेमाल किया, देखिए कंटिंजेंट बीइंग, इनफाइनाइट, रिग्रेस और नेसेसरी बीइंग, तीनों का एक साथ समझिए, तब समझेंगे आप। लेकिन अगर आप इन्फिनिट रिग्रेस की बात कर रहे हैं ना, इन्फिनिट नहीं है ना वो, मतलब वो तो अगर हम इंटरडिपेंडेंट है, साइकिल है वो ना पूरा। मतलब यहाँ पर हम एक मिट्टी, इनफाइनाइट रिग्रेस का मतलब ये कि अगर ए बी पर डिपेंड है और बी सी पर डिपेंड है, जेड ए पे डिपेंडेंट है,
नहीं, फिर तो सर्किल हो गया। वही हो गया ना। अब आपको तो आम इनफाइनाइट का साइन कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है। नहीं, ये तो साइकिल का मतलब इंटरडिपेंडेंसी से पूरा साइकिल बन गया। आम की गुठली से एक अरे जनाब, आपने ए से लेकर जेड पर आपने एग्जांपल दे दिया। यहाँ पे जेड, फिर जेड बात जाएगी ना, Z1 Z2 Z3 जेड फिर ए से है, इनफाइनाइट जेड। जेड के आगे नहीं, फिर ए से इनफाइनाइट रिग्रेस इस तरह से कि भाई अगर मान लीजिए कोई चेन है जी सब चेन है। आप बताइए कौन सी चेन नहीं है? आप चेन है, अब जंजीर को आप इमेजिन कीजिए, कड़ियां जुड़ी हुई हैं जी, कड़ियां जुड़ी, तो कड़ी के आखिर में अगर वो कड़ी टूट रही हो, कहीं नहीं टूट रही ना, कहीं नहीं टूट रही ना, जी, तो दैट इज इनफाइनाइट रिग्रेस। नहीं, इनफिनिट रिग्रेस का मतलब अगर वो वापस फिर उसी कड़ी में जुड़ जा रहा है तो इनफिनिट कहाँ हुआ? वो तो पूरा हमने आपको आम का और वो आम की गुठली का एग्जाम्पल दिया, तो वो साइकिल बन जा रहा है ना। फिर उसी तरह से वो उसका प्रोसेस चलेगा। फिर वो उस गुठली से कुछ गुठलियों से, एक गुठली से कुछ में नहीं होगा, कुछ में होगा, उससे फिर वो मिट्टियों का सहारा लेके और सिंचाई का सहारा लेके वो फिर पेड़ बन बनेगा और फिर आम निकलेंगे। फिर वो साइकिल चलेगा उसी तरह से सारी चीज़ों का। जितनी भी चीज़ें आप सोच लीजिए, सभी चीज़ों का साइकिल है। इसका मेन अगर आप कहें कि रॉ मटेरियल, एक अगर वो बात कहते कि रॉ मटेरियल मतलब बिल्कुल रॉ, मतलब जो गुठली से पहले वाला भी। नहीं, एब्सोल्यूट इनिशियल रॉ, या ये पूरा जो लॉ बनाने वाला ये कोई होगा, साइकिल का लॉ बनाने वाला कोई होगा जरूर। इतना जबरदस्त साइकिल बनाने वाला कोई ना कोई होगा। ये तो ठीक था, लेकिन अगर कंटिजेंसी की बात वो कर रहे थे तो कंटिजेंसी मतलब कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए तो वो साइकिल पूरा बन जाएगा। जो मतलब जो वर्ल्ड का, अर्थ का जो फिनोमिना है, फिजिकल फिनोमिना है, उसमें कोई भी चीज प्रोड्यूस जो हो रही है, जो भी अराइज हो रही है, वो इंटरडिपेंडेंट है, नॉट इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस। बताइए आप। जैसे हम लोग जो है ये हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, मोबाइल, तो मोबाइल जो है इसमें प्लास्टिक है, बहुत सारी चीजें, इसमें शीशा है जी, और इसमें जो है लोहा भी है, बहुत सारी धातु इसके अंदर है। हम प्लास्टिक की बात कर लेते हैं। अब प्लास्टिक जो ऑयल से बना है, धरती से जो ऑयल निकला, जी, अब ऑयल कहाँ से निकला? किसी प्रोडक्ट से निकला, किसी प्रोड्यूस से निकला, पेट्रोलियम से निकला ना, प्रोड्यूस से निकला, हाँ, जी, जमीन के नीचे से, पेट्रोलियम से निकला जी, पेट्रोलियम जमीन से आया। हाँ, और जमीन कहाँ से? ये जमीन तो एग्जिस्ट कर रही है ना, मतलब ये जमीन जो है वो मिट्टी जो है, मिट्टी में सारे मतलब दुनिया के जितनी भी चीजें हैं, वो जो सारी जिस चीजें, जमीन की हम लोग बात कर रहे हैं, वो जमीन वो किसने बनाया? दैट इज ऑन द प्लैनेट अर्थ। यस, ये दैट इज ऑन द प्लैनेट अर्थ। और जो प्लैनेट अर्थ है अगेन वो इस गैलेक्सी का हिस्सा है। ये गैलेक्सी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये relevant चलता हुआ, चला जा रहा है ना। relevant हुआ कि आप बहुत बड़ी दुनिया है, पूरा जो ये अपना सोलर सिस्टम है वही एक डॉट है, हाँ, बहुत मामूली सा डॉट है, पाई डॉट है, वही अर्थ। दैट इज इनफाइनाइट रिग्रेस। दैट इज इनफाइनाइट रिग्रेस। यस, दैट इज इनफाइनाइट रिग्रेस। इनफाइनाइट रिग्रेस, वही है वो तो रिग्रेस। ठीक है, वही रिग्रेस। अब वो इनफाइनाइट रिग्रेस जहाँ बिना खत्म हो रही मतलब है, वो तो मालूम नहीं जहां तक पहुंच सके, जहाँ खत्म हो रही है वही नेसेसरी खत्म तो नहीं हो रहा कहीं ना, वही। अरे कहीं जहाँ भी इमेजिन कर लीजिए, वो नेसेसरी बीइंग है। देखिए होता मेरा जो पॉइंट है, मतलब जितना कि लेबोरेटरी में जो आप जो है, लेबोरेटरी में आप उसी को आप टेस्ट कर सकते हैं जो विजिबल है, जो एक्सपीरियंसेबल है, जो फिजिकल है, जो प्रूवन है, जो 98% मान लीजिए, जिसको 2% हमने माना, और उसके 98% फिनोमिना जो है, जो पकड़ा नहीं आ सकता, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते। सर क्या, जैसे क्या नहीं देख सकते, क्या छू नहीं सकते, वो फिनोमिना कौन सा है? रूल्स की बात कर रहे हैं आप, मतलब जो फिजिकल फिनोमिना उसको बनाने वाला रूल्स है, जो कशिश को बनाने वाला, ग्रेविटी को बनाने वाला, कि मतलब इवन जो बियॉन्ड ग्रेविटी है, जो बियॉन्ड ग्रेविटी, अभी तो हम लोग जो न्यूटोनियन फिजिक्स जो पढ़ी है जी, अब तो उसके सारे लॉ ही उलट रहे हैं, है ना, उसके सारे लॉ उलट जाने। देखिए जो भी साइंस के जो रूल्स हैं, जो भी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स के, ये सब डिस्कवरीज हो चुकी हैं, डिस्कवरीज हो चुकी हैं। ये जो नेसेसरी बीइंग है, ये उसमें सारे रूल्स निहित हैं सर। द मेकर ऑफ फिजिकल फिनोमिना यस is the creator, is the creator, is the creator.
क्योंकि ये फिजिकल फिनोमिना तो बताते हैं सब लोग कि हाँ। ये फिजिकल फिनोमिना है भाई, लेकिन फिजिकल फिनोमिना और इतने सोफिस्टिकेटेड रूल्स जो अर्थ के हैं, हमारी बॉडी के हैं, सारी चीजों के हैं, तो वो किसने बनाया? वो अच्छा, जो जिस आप इन तीनों बातों पर जो है फिर से आइए वापस कि हम जो है कंटिंजेंट बीइंग और इनफाइनाइट रिग्रेस और नेसेसरी बीइंग, इसको आप अपनी आसान भाषा में कैसे समझाएंगे आप? कंटिंजेंट तो हम लोग छोड़ देते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कंटिंजेंट के बारे में तो मैंने बोला हाँ, कि लिंक करिए उसको, तीनों बातों को लिंक करिए। कंटिंजेंसी बीइंग का मतलब कि वो किसी चीज पर डिपेंडेंट है, किसी सिचुएशन पर, किसी इवेंट पर डिपेंडेंट है, तो वो हो गई कंटिंजेंसी बीइंग। अब उसके बाद वो जो कंटिंजेंसी बीइंग का सफर शुरू हुआ वो हो गई इनफिनाइट रिग्रेस ऑफ कॉसेस, ये हो गया। अब इन सभी चीज़ों में नेसेसरी बीइंग तो सभी चीज़ें हैं, एक तरह से देखा जाए तो कि सारे लॉ भी नेसेसरी बीइंग है, लेकिन इस नेसेसरी बीइंग का जो इन लोगों ने इंटरप्रेट किया है, नेसेसरी बीइंग का मतलब कि वो इन्फिनिट रिग्रेस अगर कहीं पर रुक रहा है तो वो जो रुका है इट इज नेसेसरी बीइंग, ये मैंने समझा। ठीक है, ठीक है, सही है। तो कहने का मतलब यूँ कि अगर जो अभी कहते हैं कोई चेन है, अब कड़ी से कड़ी मिली हुई है, वो जो आखिरी कड़ी जहां पर जाके हुक्ड है, दैट इज नेसेसरी बीइंग। नहीं, ये तो देखिए, ये तो पता चलता जा रहा है अभी पहले आप देखिए कई सौ साल पहले की बात है। अब इतनी बड़ी बात है कि 1492 में तो अमेरिका डिस्कवर हुआ है, उसके पहले तो अमेरिका ही नहीं मालूम था कहाँ है सही इन दुनिया वालों को, जबकि वो भी दुनिया थी एक। ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ आइलैंड पड़ा हुआ था, वहां पर लोग थे पहले से, और एक दो लोग नहीं थे, पूरी सोसाइटी थी और अच्छी खासी डेवलप सोसाइटी थी। यहाँ के जैसे डेवलप नहीं थी इस दुनिया के जैसी, लेकिन थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया 1600 समथिंग में डिस्कवर हुआ है। तो उसके बाद हम लोग गए हैं टेलीस्कोप से उसके बाहर, पता चला है कि ये जो सन है वो हमसे कितना बड़ा है, ये पता चला है, कितनी दूर है ये पता चला है। उसके बाद फिर और सोफिस्टिकेटेड जो बना जो टेलीस्कोप, तो पता चला कि गैलेक्सीज भी हैं, क्या क्या है, लाइट ईयर है, ये सब पता, जितना पता चला है वो है ये बात। इसके बाद ये पता चल गया ब्लैक होल, हाँ है ना, तो अभी पता चलता जा रहा है, पता चलता जा रहा है। तो अभी आप कहाँ रुक रहे हैं? जब रुक नहीं रहे हैं तो फिर वो नेसेसरी बीइंग कब आएगा, कहाँ आएगा? आइए हम लोग बड़ी इमोशनल सवाल पर आते हैं। जी, जब डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर गॉड है तो भाई गजा में जो इतने जुल्म सितम जी, 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 अबूद, दूध मुहे बच्चे, नाबालिग बच्चे, औरतें, है ना, असंख्य संख्या में मारे जा रहे हैं। जी, तो अगर गॉड है तो इन्हें आके ये जुल्म सितम से उनको बचा क्यों नहीं अच्छा, ये लेता, बात जब महफूज क्यों नहीं कर लेता? हाँ, जावेद अख्तर साहब ने जब ये बात की तो मुझे बड़ा मतलब प्यार आया जावेद अख्तर साहब पर, क्योंकि हम लोग समझते थे, मैं समझता था कि एथीस्ट का मतलब कि दे डोंट हैव द मोरल, दे डोंट हैव द इमोशंस दैट मच, और दे डोंट हैव द हार्ट। लेकिन वो जो उनका एक्सप्रेशन था, वाह भाई वाह, मतलब मैं लगा कि बहुत 45,000 बच्चे जो 10 साल की उम्र से कम थे वो गाजा में मरे। भूख से काला हांडी में बच्चे मरते हैं और डिप्थेरिया से मरते हैं। डिप्थेरिया अजीब मर्ज है, गले में जाली बनना शुरू होती है, बच्चा नीला हो जाता है, गरीब का बच्चा, इसलिए कि वो पाकिस्तान अख्तर साहब, और उनको पूरा हक है अपनी बात करने मेहमान साहब, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जी। जावेद अख्तर साहब, मेखा साहब से जी। बात चली है, उनका पॉडकास्ट जी, जी, करने जी, वाले जी। हैं, आप उनसे मिलेंगे, बेहद ही खूबसूरत इंसान है दिल से, अब बहुत ही बढ़िया इंसान है सर। अब उसका जवाब जावेद अख्तर साहब से मैं पूछता हूँ हाँ, कि आपने शोले फिल्म लिखी, आपने क्यों इतने लोगों को, गब्बर सिंह के हाथों पूरी फैमिली को मरवा मरवा दिया? बताइए क्यों ऐसा किया? कुछ जो कमजोर दिल वाले हैं उनका तो हार्ट अटैक हो जाता, वो इतनी खुशी खुशी जा रहे हैं और वो कहें कोई चिड़ी मार आया है क्या, और एक एक करके सब धाए धाए मरते जा रहे हैं। पूरे रामगढ़ वाले ये इसको गब्बर सिंह को लगान में पूरा ठीक से उनका फसल भी नहीं हो रही है, वो पूरा दिए जा रहे हैं उसको। तो ऐसी कहानी क्यों लिखती? जब अपने हाथ में था वो लिखते कि
ठाकुर साहब जो है पूरा रामगढ़ है वो खुशी खुशी जी रहा है और फिर उनको ही बुलाया। अब आपने फिल्मी स्टोरी दिखा ली तो मैं बोलूंगा कि जो उन्होंने इतना शानदार भजन लिखा है ना, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुमरे बिन, है ना, हमरा वो इमेजिन कर कौन होना ही इमेजिन किया उन्होंने। हाउ कुड ही इमेजिन नहीं इमेजिन कि कोई नहीं कैसे कर सकते हम जब आप अथीस्ट है तो उस पालनहार को कैसे आप इमेजिन कर रहे हम हैं। अगर कोई रोल करेंगे, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ सर, हम कोई रोल करेंगे, अरे सर मुझे पता तो है आप एक अच्छे एक्टर आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ सर कि जावेद साहब के अंदर एक थीस्ट बैठा है जो उन्हें नहीं पता। कुछ ऐसी घटना उनके बचपन में घट गई है वो बोला जो बोला भी उन्होंने बैक स्टेज में पहले भी उन्होंने बोला है कि मेरे जो इतना वक्त खराब हुआ, जो मैंने दुख झेला है, अब मुझे नहीं पता कि इतने शानदार घराने में पैदा होने के बाद मुझे क्या दुख मिला होगा सर, है ना। अब जावेद अख्तर साहब का जो मैं आपको जवाब दे रहा था, हाँ जी। उसी में आगे जावेद अख्तर साहब कोई अच्छी फिल्म राइटिंग कर रहे हैं, बढ़िया फिल्म। अच्छी फिल्म क्या होती है? जिसमें जो लोग जोड़ सकें, जिसमें ट्रेजेडी भी हो, ड्रामा भी हो, कॉमेडी भी हो, सब कुछ हो ना, तो लोगों को मजा आएगा उसको देख के। अब जावेद अख्तर साहब बहुत अच्छी फिल्म लिख रहे हैं और साथ में शूटिंग चल रही है। आप अक्सर होता है कि राइटर लिखता रहता है और शूटिंग शुरू हो जाती है, एक 1-2 लाइन स्टोरी तैयार हो जाती है, 1 लाइन की पूरी ये थीम होगी, ये तैयार हो गई। लेकिन अब जावेद अख्तर साहब ने देखा यार ये मैंने रोल लिखा है, ये रोल तो बड़ा अच्छा कर रहा है, इसको यहीं पे मैं मार डाल रहा था, इसको और थोड़ा सा रोल उसका बढ़ाते हैं, बढ़ा दे रहे हैं रोल। या उसने रिक्वेस्ट की कि देखिए जावेद अख्तर साहब मैं इतना अच्छा एक्टिंग कर रहा हूँ, आपको पसंद भी आ रही है, लेकिन इतना छोटा सा रोल थोड़ा बढ़ा दीजिए प्लीज। तो अख्तर साहब ने बढ़ा दिया। सो जावेद अख्तर साहब बिकेम द क्रिएटर है ना। तो अब जो गॉड है, क्रिएटर है, अब क्रिएटर ने पूरी दुनिया की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है और पूरी फिजिकल फिनोमेना बनाया हुआ है, फ्री विल दी हुई है, रूल थोड़ा फ्री विल बनाया हुआ है। आप फ्री विल पे इसके बाद बात कीजिए। तो ये किया हुआ है। लेकिन अगर कोई लगता है कि इस मखलूक ने, इस क्रिएशन ने बढ़िया परफॉर्म किया है, तो थोड़ा सा इसको और मौका दे दो, या इसने विलन है और बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहा है विलन वाली, तो जावेद अख्तर साहब करेंगे कि उसका भी रोल अच्छा कर देंगे और बढ़ा देंगे। ठीक। तो यहाँ पर नेतन्याहू की बात कर रहे थे, वो नेतन्याहू को भी उस क्रिएटर ने ताकत दे दी, ठीक है दिखाओ। अच्छा दूसरी बात, आप ये कहना चाहते कि मतलब जो गॉड है वो ऐसा चाहता ही कैसा हो? नहीं ऐसा नहीं चाहता। गॉड ने फ्री विल दी हुई है, पूरी तरह से फ्री विल दी हुई है कि जो चाहो करो। अब जो पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, जो 1 लाइन स्टोरी बनाई हुई है पूरी दुनिया की, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। उस डिस्टर्ब ना करते हुए वो कोई इंटरफेयर नहीं करता, उनके फरिश्ते बैठे हुए हैं, देवता बैठे हुए हैं, जो पूरे क्रियाकलाप का कैमरा लगे हुए हैं, वो पूरा रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा आप ये बताइए कि बहुत सारे इंडिया में भी पॉलिटिशियंस हैं, नेतन्याहू को भी जानते हैं, ट्रम्प भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हजारों लाखों लोगों की जानें गई हैं, मकान गए हैं, जिंदगियां गई हैं, उनकी फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर गया है, सदियों सहस्त्राब्दियों से सर होता आया है सर। अब आप ये बताइए कि ऐसे लोगों को हमारे पास अख्तियार हो गया तो हम सजा क्या दे सकते हैं? किसी आदमी ने एक आदमी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी के भाई का मर्डर कर दिया, हम जवाब में उसके भाई का मर्डर करवा देते हैं बराबर। लेकिन किसी ने अगर 50,000 लोगों को मार डाला, उसको 10 लाख लोगों को बेघर कर दिया, उसको क्या करें, क्या सजा दे सकते हैं? तो जो मजहबों में जितने भी धर्म हैं, धर्मों में जो स्वर्ग नरक है, तो स्वर्ग नरक में जिंदगी जो है वो आर्जी नहीं है ना, तो वो है अबदी जिंदगी है, हमेशा चलने वाली। तो वहां पर कोई मरेगा नहीं, तकलीफ। और सभी मजहब में, सभी पंथों में बराबर इसी तरह बताया हुआ है ना। जो एक जावेद अख्तर साहब ने सवाल किया था वहां पे, मैं तो आपको सीधा ऑफर देता हूं कि दुनिया में 10 इम्पोर्टेंट बिलीव्स है। आप एक मानते हैं, 9 नहीं मानते, 9 में आप एथीस्ट हैं, 9 को आप बिल्कुल रीजनेबली मेरी तरह देखते हैं।
तो 90 मजहबी आदमी भी 90% है एथीस्ट है, वो दूसरे खुदा नहीं मानता, एक खुदा मानता है अपना वाला, बाकियों को कहता है गलत है। अगर आप मानना ही बंद कर दे तो आपका 10% चांस है कि आप सही हैं और 90% चांस है कि आप गलत हैं। मेरा मशवरा है आप मानना छोड़ दिए तो 50% चांस होगा कि आप सही हैं और 50% चांस होगा, 40% आप गेन करेंगे बाय बिकमिंग एथीस्ट। कि जो 10 मजहब हैं मेन वो बाकी दूसरों के गॉड को गलत कहते हैं, तो 90% तो आप भी एथीस्ट हैं, उन्होंने बोला। शमाइल अख्तर साहब ने उसका जवाब दिया नहीं। हालांकि जब शमाइल अख्तर साहब के और वीडियोस मैंने देखे बाद में, तो उन्होंने कहा कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सही गॉड की खोज करें, सही मजहब की खोज करें। मैं डिफर करता हूँ इससे। ओके, मैं डिफर ये करता हूँ कि सारे मजहब, जितने भी मजहब हैं, अगर ट्रू स्क्रिप्चर्स को माने, सही अमल करें, तो सारे मजहबों का जो गॉड है वो एक है। जो जावेद अख्तर साहब का ये जो क्लेम था वो गलत है। शमाइल अख्तर साहब ने इसको रूल आउट नहीं किया, इसको गलत नहीं कहा, और दूसरे और मतलब ईश्वर एक है जो सर्व विद्यमान है, जो सर्वव्याप्त है। अगर है ना, कोई वो जो 98% जो जिस वैक्यूम की है, 0 पॉइंट एनर्जी, हम उसकी बात अभी करेंगे, बात कर रहे हैं जी, जो वैक्यूम की बात करेंगे हम लोग, पकड़ रखा है सब कुछ, मतलब एक है। और सारे मजहबों में, सारे धर्मों में जो ईश्वर की डेफिनेशन है एज पर देयर स्क्रिप्चर्स, दे आर द सेम। अब अगर आप फॉलोअर्स को देखते हुए अगर आप ये बात कहेंगे कि आप अलग गॉड को मानते हैं, आप अलग गॉड को मानते हैं, तो ये तो गलती है फॉलोअर्स की ना, ये धर्म की गलती नहीं है। धर्म से मुझे याद आया कि जावेद अख्तर साहब, एक सवाल और ले लीजिए। जावेद अख्तर साहब ने कहा कि उन्होंने इनको दावा था कि जो रिलीजन है ना, वो प्रोग्रेस को, तरक्की को क्वेश्चन करता है, उसको रोकता है। उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन करने की इजाजत नहीं देता, नहीं, क्वेश्चनिंग को रोकता है, क्वेश्चनिंग को रोकता है। अगर आपका क्या ओपिनियन है? ऐसा मजहब नहीं रोकता, कोई भी धर्म क्वेश्चन करने को नहीं रोकता। और जो मैं जानता हूँ मजहब की किताबें जितनी थोड़ी बहुत पढ़ी ही मैंने, तो उसमें तो लाल लकुम ताकलून है, मतलब अपनी अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। वहाँ पर है कि तुम सोचते क्यों नहीं, तुम देखते क्यों नहीं, तो ये क्यों नहीं करते। ये कहा गया है कि जब धर्म खुद कह रहा है, तो मुझे भी लग रहा था कि बिल्कुल ये उल्टा सवाल कर रहे हैं। मैं जानबूझ से क्वेश्चन को मैं लेके आया जी, वो उल्टा सवाल कर रहे हैं। मतलब सभी, इवन अगर आप जो हिंदुइज्म को, ये जो सनातन परंपरा है, और खासतौर पर अगर वैदिक ज्ञान को यदि आप जाए, बेसिक वही है। तो आप जो वेदांत में अगर आप जाते हैं, उपनिषदों में जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी है, और सेल्फ इंक्वायरी की बात कही गई है। वो तो ये कहते हैं भाई तुम बताओ कि तुम अपने आप को पूछो कि तुम कौन हो। मतलब सबसे पहले जानो को हु एम आई, मतलब फैलेसी की बात भी एक वर्ड का इस्तेमाल किया था। हाँ, फैलेसी की बात इन्होंने शमाइल साहब ने। तो फैलेसी इज नॉट, मतलब फैलेसी मजहब नहीं। अगर आप अंधविश्वास कर रहे हैं, वो मजहब नहीं है। देखिए, जो सारे मजहब की बात मैंने और भी पॉडकास्ट में बात की इस तरह की, सारे मजहब जो कह रहे हैं ईमान लाने के लिए, ईमान का मतलब वी कैन नॉट वेरीफाई, वी कैन नॉट सर्टिफाई, वी कैन नॉट शो द पिक्चर ऑफ दीज एलिमेंट्स जो हमें जिस पर ईमान रखना है। लेकिन इसके उल्टा भी नहीं है कि यू कैन नॉट रूल आउट, यू कैन नॉट डिनाई, यू कैन नॉट सर्टिफाई दैट इट इज नॉट in the atmosphere, in the world, in the globe, in the universe। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये 5 मैंने जो क्या है, 5 चीजें। हाँ। इसमें एक है ईश्वर, अल्लाह, गॉड। इसको हम मतलब लॉजिकली समझ सकते हैं कि इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाने वाला तो कोई ना कोई होगा ना। आंख सही जगह पर बनाया है, आप ह्यूमन बॉडी देख लीजिए, ह्यूमन बॉडी को देख लीजिए, उसका जो अपने आप पूरी हर बीमारी को एंटीबॉडी बनाता है। कितनी बड़ी बात है, आप बताइए कि एंटीबॉडी बनाता है। मतलब कोई भी दवा, कोई भी एलोपैथी की, होम्योपैथी की या आयुर्वेद की या कोई भी दवा
किसी बॉडी को किसी चीज को ठीक नहीं करती, बॉडी खुद ठीक करती है, वो दवाएं फैसिलिटेट करती हैं सब। करेक्ट। सारी चीजें हड्डी अगर टूट जाती है, आप देखिए स्वयं जुड़ती है, खुद जुड़ती है। हर चीज, हर बॉडी के बिल्कुल सड़ जाए कोई भी पार्ट, उसका इलाज करती इस है। पर हम लोग कुछ सेपरेटली बात करेंगे कि भाई कि जो हमारी जो बॉडी होती है 24 घंटे बदल जाती है सर। हाँ, हर चीज बदलती है। अरे हम जो चीजें खाते हैं वो उसी तरह का हमारा बनता सब कुछ। तो मैं ये कह रहा था कि इतनी सोफिस्टिकेटेड बॉडी बनाने वाला, इतना ही सोफिस्टिकेटेड यूनिवर्स बनाने वाला कोई ना कोई क्रिएटर तो होगा। इट इज लॉजिकल, इट इज वेरी मच लॉजिकल। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी सोफिस्टिकेटेड चीज। अच्छा, मतलब इंसान बनाया है तो कोई इंसान, किसी इंसान की आंख कहीं और हो जाती, किसी को फ्लॉ हो जाता ना। इतना जबरदस्त, और वो भी पेट के अंदर सब क्रिएट हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट। इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई क्रिएटर है जिसने इतना परफेक्ट फिजिकल फिनोमिना क्रिएट किया है। फिजिकल फिनोमिना जो है उसे डिस्कवर करना, फिजिकल फिनोमिना को जानना, फिजिकल फिनोमिना की एक एक चीज़ों को पहचानना, ये साइंस है। मतलब साइंस ये नहीं कि फिजिकल फिनोमिना क्रिएट नहीं करता, वो डिस्कवर करता है, नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करता है अपने ऑब्जर्वेशन से। और ज़्यादातर जो है वो सब थ्योरीज है। साइंटिफिक फैक्ट्स जो है फैक्ट्स नहीं है, थ्योरीज है। और धर्म दूसरा उस पर भी आप रोशनी डाल दीजिए, जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो भी मैं आपको समझाऊं, मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ जैसा हम लोगों ने पढ़ा वो तो अलग चीज है, लेकिन तो मैं जो समझ रहा हूँ हाँ। कि ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया कि देयर इज सर्टेन पॉसिबल आंसर्स। करेक्ट। मतलब 4 आंसर्स दे दिए गए। हाँ। ऑब्जेक्टिव टाइप हम लोग समझ जानते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है या सब्जेक्टिव टाइप, हमें आंसर देना है। पहले जो नीट का एग्जाम होता था ना यूजीसी, तो उसमें पहले सब्जेक्टिव होता था, हाँ। फिर बाद में ऑब्जेक्टिव कम सब्जेक्टिव में लाया कुछ, तो वो हम लोग समझते थे। सब्जेक्टिव का मतलब कि मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं, हाँ। आपको डिस्क्राइब करना है, आप कुछ भी डिस्क्राइब डिस्क्राइब कीजिए, कर सकते हैं। वो भी कीजिए जो हो सकता है, वो भी कीजिए जो नहीं हो सकता है। अब वो अगर आप जिस पॉइंट पर बहस कर रहे हैं उससे बाहर चले गए, इट इज सब्जेक्टिव। Correct. अगर आप रूलिंग ऑन द पॉइंट है तो इट इज ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब तो खुदा की जात जो है कैसे ऑब्जेक्टिव हो सकती है सर? जो चीजें लेबोरेटरी में हम प्रूव कर सकते हैं दैट कैन बी ऑब्जेक्टिव, और जो नहीं प्रूव हो सकती वो सब्जेक्टिव है। तो जो इनफाइनाइट बीइंग है ना, आप उसे जो है कैसे आप उसे जो है ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं? तो ये बहुत सारे सवालात जावेद अख्तर साहब के मतलब उनके सवालात बड़े स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मुझे ऐसा लग रहा है। वो वही घिसी पिटी बातें जो आपने बिल्कुल सही कहा का उनके लिए, मतलब नए आदमी के लिए घिसी पिटी बात नहीं है। हाँ। और जावेद अख्तर साहब, आई थिंक ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, ही वॉज कि मतलब हमारे पास तो सब कुछ है, इसका कौन जवाब दे सकता है? आज चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपने जो है मतलब उम्मीद से कहीं ज़्यादा जो है आसानी से समझाया। एक इतनी गूढ़ वार्तालाप को आपने जो है इतनी सादगी से, इतनी आसानी से आपने समझा दिया मेरे ख्याल से हमारे। लेकिन एक आध चीज़ें मैं और बताऊं कि वहाँ पर जो हुआ है, डिस्कशन हुआ है, उसमें जावेद अख्तर साहब के साथ काफ़ी ज़्यादतियाँ हुई हमारे हिसाब से। ज़्यादतियाँ क्या हुई कि हमें ऑडियंस में शमायल साहब के फॉलोअर्स ज़्यादा दिख रहे थे और जावेद अख्तर साहब का नहीं दिख रहे थे। नहीं आप हमारे सारे क्वेश्चन जो किए हैं, क्रॉस क्वेश्चन, सारे आई वुड बेग टू डिफर। कुछ लोग वहाँ पर मेरे बैठे हुए थे और मैं बहुत अग्रवाल साहब, नहीं मेरे सर्किल के मेरे अहबाब कुछ दोस्त थे, तो अब खैर आपने नाम भी ले लिया। तो हमारे मतलब फेवरेट, आपके भी पसंदीदा पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब थे। नहीं, जो कैमरा इस एंगल से घुमाया जा रहा था वहाँ पर कि बस सब मौलाना दिख रहे थे वहाँ पर, ऐसा नहीं था सर। नहीं, बराबर की मान भीड़, लेते हैं आप खुद पूछ लीजिए, बराबर की रही होगी, बराबर की भीड़ मान लेता हूँ मैं, लेकिन क्वेश्चन सब जावेद अख्तर साहब से दागे गए। ये क्यों? मतलब इसका मतलब है कि 22 थे ना, उधर ज्यादा गया। अभी यहाँ पर बज़्म विरासत हो रहा था, बेचारे कह भी रहे थे कि यार आप तो सब मुझसे सवाल पूछ रहे हो, इनसे नहीं पूछ रहे हो। 3 बार कहा। बज़्म विरासत में नीना गुप्ता वगैरह आई हुई थी, हो रही थी, कुछ टॉक हो रही थी, 3-4 सवाल होने थे। मेरे पास माइक आया,
वहां से मॉडरेटर ने बोला उस तरफ ले जाइए, इधर से हो गया सब, इधर से गया फिर यहाँ तक आके छिन गया माइक। तो ऐसे ही होना चाहिए ना कि दोनों तरफ को बराबर से मौका देना चाहिए। एक ही तरफ से सवाल जावेद साहब ने कहा भी, अरे थोड़ा मुझे लग रहा है कि मॉडरेटर का जो रोल था, नहीं वो बड़ा अच्छा था, बढ़िया था जी। तो फिर क्या वजह थी, कैसे हामी थे? मुझे लग रहा है कि वो उनके ऑडियंस भी वेल प्रिपेयर्ड थी। ओके, उनकी ऑडियंस भी वेल प्रिपेयर्ड। अरे आप ये देख लीजिए, मुफ्ती यासिर नदीम साहब ने सबसे पहले सवाल किया। हाँ, यासिर नदीम साहब इज उस्ताद ऑफ मुफ्ती शमाया साहब, दैट इज ही इज हिज टीचर। हाँ? शमाया साहब तो गुरु है। और उन्होंने कई एथीस्ट से बड़ा जबरदस्त उन्होंने डिबेट भी किया है, और खुद बड़े अच्छे पॉडकास्टर है भाई वो, पॉडकास्टर है। तो आप देख लीजिए, बहुत काबिल आदमी है। सारे उधरी से जा रहे थे क्वेश्चन। तो यहाँ पर जावेद अख्तर साहब की तैयारी, यहाँ पर पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब ने अच्छा सवाल किया था, एक दो लोग और थे उन्होंने किया। जब एक ही दो लोग थे तो उनको फिर टॉस क्वेश्चन करने का एक दो बार और मौका दे देते, एक बार और। अगर कम लोग थे तो हाँ, ठीक। उधर से। वो जावेद अख्तर साहब वाज अंडर प्रिपेयर्ड और शमाया साहब वाज फुल प्रिपेयर्ड। तो हम लोग अपने किस कंक्लूजन में पहुंचे? कंक्लूजन नहीं निकल पाया, लेकिन ये डिबेट अच्छी शुरू हुई। हमारे आपके बीच में क्या कंक्लूजन निकला? वेदर डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट? नहीं, डेफिनेटली एग्जिस्ट। मतलब मतलब हम लोग नहीं कह सकते इस बात मैं को। हालांकि जावेद अख्तर हम साहब दोनों ज्यादा चीज हूँ, ज्यादा हूँ, मैं भी हूँ सर, लेकिन इस यकीन मानिए इसमें- मेरी सारी हमदर्दी नहीं, इस पॉडकास्ट की इस जो डिबेट हो उसमें मैं कह रहा हूँ, हाँ। मैं जावेद अख्तर साहब मैं की भी तरफ हूँ। ज्यादा हूँ, लेकिन हमें समझ में आता मतलब मुझे है। उम्मीद थी कि उनकी तरफ से कुछ और बातें निकल के सामने आएंगी, कुछ और असल लॉजिक समझ में- में आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। असल में देखिए, जो एथीस्ट के क्वेश्चंस हैं वो लिमिटेड हैं। पूरी एथीस्ट की एक बुक का कोई जिक्र किया था, मुझे याद नहीं नाम, और इसके अलावा और भी कई, इस वक्त तो पाकिस्तान के कई लोग हैं जो एथीस्ट हुए हैं, बहुत बड़े लेवल पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, शिकागो जाके और कनाडा जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके कर रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन क्वेश्चंस लिमिटेड हैं, और वो अपने छोटे मोटे धार्मिक लोगों को बुला के उनको वो हरा देते हैं। करेक्ट। लेकिन इन लोगों के सामने जो ये लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं, तो वेल प्रिपेयर्ड बहुत ही जाने माने लेकिन- एथीस्ट रहे हैं जी, बर्ट्रांड रसेल। हमें- तो बार बार वो हाँ, रसेल जी। को बोल रहे थे वो, तो अब वो बहुत ही जाने माने फिजिसिस्ट हैं, जी। मतलब खुद भी भौतिकविद है वो बर्ट्रांड रसेल साहब, उनको पढ़िए आपको बहुत मजा आएगा। तो मुझे लगता है कि अंदर से बर्ट्रांड रसेल भी थीस्ट थे क्योंकि उन्होंने जो है, मुझे लगता है, हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे उन्होंने हैं। गॉड के जो है मतलब ये नहीं कहा कि नहीं है तो साबित करो नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा कभी भी। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हमको दिखाई नहीं देता इसलिए नहीं। और जावेद अख्तर साहब के बारे में क्या कह रहे हैं? अब ये तो सबूत मानते नहीं, हैं, अंदर से थीस्ट है। अंदर से थीस्ट ये भी है इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि समवन कि कोई बता दे। उनको सेटिस्फाई करते हैं, हाँ। है ना। और तो यहाँ पर हमारे आपके देखिए एतबार से debate- तो फिर ईमान की रोशनी जिस दिन जाग जाए। नहीं, देखिए डिबेट जो है ना, वो किसी को हराने के लिए नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। डिबेट जब पब्लिक के सामने डिबेट हो रही है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि हमारी जो ऑडियंस है उसको क्लैरिफाई, वो क्लियर हो जाए, उसको क्लैरिटी मिले। वो क्लैरिटी, मजा सबको आ रहा था, लेकिन क्लैरिटी किसी को नहीं मिली। ये क्लैरिटी मिलनी जरूरी थी। मतलब कुछ खालीपन सा रह गया। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, जी। तो मुझे अभी भी वो खालीपन महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारी भी डिबेट उसी डिबेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। नहीं, देखिए, हम लोगों ने बात की ना, हम लोग बात की, लेकिन उस डिबेट के ऊपर डिपेंड करके डिबेट कर रहे हैं ना, तो हम भी किसी नतीजे में नहीं पहुंच मतलब पाए। हम लोगों का भी इन्फिनिट रिग्रेस हाँ, ऑफ कॉजेज आ रहा है वही हो रहा है। और कंटिन्यूएंसी। हाँ, क्यों समझेंगे नहीं एक बार और, आ रही है? है ना, एक बार और समझेंगे, और हम और आप डिबेट करेंगे इसके ऊपर जी। किसी रोज, कि अगर आप जवाद अख्तर होते और मैं शमाइल नदवी होता तो हम लोग क्या बात कर सकते थे, ऐसे कुछ बात कर लेंगे। इसका पार्ट 2 ले आएंगे। अभी तो आजकल बहुत सारी जो समसामयिक चीज़ें चल रही हैं, उन पर भी बात कर सकते हैं हम लोग। क्यों ना किसी रोज बात किया जाए। अभी जो जनाब हजरत ट्रम्प साहब ने जो कर डाला वेनेजुएला में, इस पर बात कर ले। ऐसे ही कोशिश निक्सन ने किया था हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ में करने के लिए, और क्या मुंह तोड़ जवाब पाए थे। 7वां बेड़ा वो 8वीं बार कर दिया था उन्होंने। तो चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं, अगली बार बैठते हैं, बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप को बहुत बहुत धन्यवाद रहमान साहब। बहुत ही
आसान लफ्जों में आपने समझा दिया यानी पूरा बहुत दिनों डिबेट के बाद मैं इस तरफ बैठा हूँ, अच्छा लगा। ये मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई आप लोग जो है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे कंटेंट में अगर आपको ज़रा भी रस आता है, ज़रा भी लगता है कि आपके ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं हम लोग, तो आप इसको शेयर भी करिए। मतलब अगर आपको लगता है तो ज़रूर करिए। थैंक यू। हमें भी बताइए, हमारा अवेयरनेस चैनल है और अवेयरनेस चैनल का मतलब हम अवेयर करना चाहते हैं। अवेयर आप हो रहे हैं कि नहीं, कुछ कमी है वो भी बताइए, हम दूर करना चाहते वो पवन गोयनका का जो है हमें याद आता है, एक स्लोगन उन्होंने दिया था महिंद्रा एंड महिंद्रा में कि जो है कि प्रेज अस, अब्यूज अस, डू टेल अस। तो आइए ट्रॉल भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।